नमस्कार, मैं विवेक कुमार, इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट ITI अलीगंज लखनऊ। आज मैं आप सभी को व्यवसाय ड्राफ्टमैन सिविल के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में वर्णित टॉपिक इरिगेशन यानी कि सिंचाई के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा। यह पूरा पाठ हम 2 हिस्सों में कवर करेंगे। पहले भाग में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सिंचाई के कितने तरीके की विधियाँ हैं, कुछ बांध के बारे में चर्चा करेंगे और जब हम दूसरे भाग में आएंगे तो वहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि हमारे पास कैनाल वगैरह का डिज़ाइन कैसे होता है, उसमें कौन से महत्वपूर्ण डाइवर्जन हेडवर्क्स वगैरह होते हैं। तो आइए अपने पहले भाग के साथ शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि सिंचाई किसे कहते हैं। अगर मैं इसके परिचय की बात करूं तो आप समझ सकते हैं कि जो प्राकृतिक रूप से किसी भी फसल की या किसी भी पेड़ पौधे की जो सिंचाई होती है वो 2 ही मूलतः तरीका है। पहला आप कह सकते हैं कि या तो वर्षा ऋतु में बारिश के समय में इतनी पर्याप्त बारिश हो जाए कि फसल उसमें आसानी से उग सके, यानी कि पहला जो प्राकृतिक तरीका है सिंचाई का वो है प्राकृतिक रूप से जो बारिश होती है वो। दूसरा तरीका ये है कि बारिश के सीज़न में ही नदियों में जब बाढ़ आता है तो वो अगल बगल के खेतों में क्षेत्र में भर जाता है, जिसके वजह से जो मिट्टी होती है वहाँ की वो नमी को सोख लेती है। फिर उस नम मिट्टी में जो फसल उग पाती है वो भी प्राकृतिक रूप से सिंचाई की वजह से उगती है। लेकिन अगर हमें कुछ ऐसी फसलें उगानी हैं जो गर्मी में जिनकी गर्मी में उगाने की आवश्यकता पड़े या ठंडी में उगाने की आवश्यकता पड़े, जब बारिश की संभावना बिल्कुल कम हो, तो उस दौरान उस फसल को बड़ा होने के लिए, पकने के लिए जो आवश्यक पानी की मात्रा है वो मिल नहीं पाती है। तो ऐसे में हमें कृत्रिम रूप से पानी मुहैया कराना पड़ता है उन फसलों के लिए। तो जब भी हम कृत्रिम रूप से पानी मुहैया कराते हैं, मसलन किसी ट्यूबवेल से, किसी नहर के माध्यम से या कोई पंप लगा करके, जब हम इन सभी कृत्रिम तरीक़ों से जब जल मुहैया कराते हैं अपनी फसल को बड़ा होने के लिए, उगाने के लिए, तो उसे हम सिंचाई की श्रेणी में रखते हैं। इससे फ़ायदे क्या हैं? इससे हमारी जो फसल की पैदावार है वो बहुत अच्छी होती है। हमें जब जितनी ज़रूरत होती है हम उतना पानी अपने खेतों में पहुंचा देते हैं, जिससे कि फसल बर्बाद नहीं होती, नष्ट नहीं होती है। इससे एक और बड़ा फ़ायदा है, अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो हम एक साथ 2-2 फसलों को उगा सकते हैं किसी खेत में, या खेत को 2 हिस्सों में बांट करके भी हम मिक्स्ड क्रॉपिंग जिसे कहते हैं, हम वो भी कर पाने में सक्षम होते हैं अगर हम सिंचाई की मदद ले रहे हों तो। आगे बढ़ते हैं और सिंचाई के लाभ के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसा मैं बता रहा था कि इससे सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि फसल की पैदावार बढ़ जाती है। जो प्रति हेक्टेयर जो हमारा पैदावार है क्विंटल में है वो बढ़ जाता है अगर फसल को समय समय से सिंचाई के माध्यम से पानी मुहैया कराया जाए तो। दूसरा हम कह सकते हैं कि हम मिश्रित खेती कर सकते हैं, मतलब 2-3 फसलों को एक साथ उगा सकते हैं। कुछ ऐसी फसलें होंगी जिनको पानी की रिक्वायरमेंट यानी पानी की आवश्यकता कम पड़ती है, कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। ऐसी स्थिति में हम यह कोशिश करते हैं कि जिस फसल को पानी ज़्यादा चाहिए उसके क्षेत्र में हम सिंचाई के माध्यम से पानी ज़्यादा मुहैया कराएं, और जिसे पानी कम चाहिए वहाँ पानी की सप्लाई कम रख सकते हैं। ये तभी हो सकता है जब कृत्रिम सिंचाई के तरीक़ों का इस्तेमाल हम कर रहे हों। अगर हम प्राकृतिक सिंचाई के तरीका यानी बाढ़ और बारिश पे निर्भर करेंगे तो वहाँ पर मिक्स क्रॉपिंग जैसी कोई व्यवस्था हम नहीं लागू कर पाएंगे, क्योंकि जब भी बारिश होगी तो वो पूरे क्षेत्र में समान होगी। तो जिस फसल को पानी ज़्यादा चाहिए उसको तो ठीक है, उसके लिए पानी मिल जाएगा, बट जिसको पानी कम चाहिए उसको भी ज़्यादा पानी मिलने से वो फसल नुकसान हो सकती है। अगला है संपन्नता बढ़ती है। अगर किसान के जो फसल उगा रहा है उसकी पैदावार अच्छी हो तो वो उसकी संपन्नता बढ़ेगी, वो उसको मार्केट में अच्छे मूल्य मिलेंगे और वो अपना घर परिवार का पालन पोषण, भरण पोषण बहुत अच्छे से कर पाएगा। घरों तक जलापूर्ति सुनिश्चित करना, हालांकि ये इनडायरेक्टली होता है। जैसे अगर हम नहर के माध्यम से सिंचाई कर रहे हैं तो हम बांध बनाएंगे जिसके पीछे एक जलाशय यानी कि रिजर्वायर बनेगा। उस रिजर्वायर से पानी को पंप करके हम घरों तक पहुंचा सकते हैं पेयजल के लिए। तो यह भी एक सिंचाई का कह सकते हैं अप्रत्यक्ष फ़ायदा है। आवागमन के साधन सुलभ होते हैं। कैसे आवागमन के साधन सुलभ होंगे? सिंचाई के लिए जब हम नहर का निर्माण करते हैं तो उसके दोनों इम्बैकमेंट, दोनों साइडों पर हम सड़क का निर्माण करते हैं, जो आवागमन के लिए टेलीफोन या बिजली के खंभे लगाने के लिए,
इन सब के लिए वो बहुत ही मददगार साबित होता है। तो हम कह सकते हैं कि सिंचाई के जो तरीके हम इस्तेमाल करते हैं उससे हमें आवागमन का भी साधन सुलभ हो पाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ हानि भी हैं सिंचाई की जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो जल प्रदूषण बढ़ता है। जो हमारा साफ़ पानी है, जो पीने योग्य पानी है, अगर उस सिंचाई के लिए इस्तेमाल किए उसमें खाद वगैरह मिट्टी वगैरह मिलने से वो पानी प्रदूषित हो जाता है, इस्तेमाल योग्य नहीं बचता है। नमी के कारण मच्छर आदि पनपते रहते हैं। अगर खेतों में आप पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करा रहे हैं, मुहैया करा रहे हैं, तो वहाँ खेतों में नमी बनी रहेगी, तो कुछ मच्छर और कुछ ऐसे कीट फतंगे वहाँ पनपेंगे जो हमारे हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। जल जमाव होना, यानी नहर का इस्तेमाल अगर आप सिंचाई के लिए कर रहे हैं तो उससे अगर पानी रिस्क के बगल वाले क्षेत्र में इकट्ठा हो रहा है तो वहाँ पे जल जमाव होगा जो पुनः उस जगह को खेती योग्य नहीं रहने देगा। तो यह भी एक बड़ा नुकसान है। और सिंचाई चूँकि कृत्रिम व्यवस्था के तहत की जाती है तो इसमें हमारा जो लागत है, खर्च है, वो ज़्यादा होता है। तो ये कुछ हानियाँ हैं सिंचाई के। अगर हम सिंचाई की विधियों के बारे में चर्चा करें तो ये एक ग्राफ है, एक चार्ट है जिससे हम समझ सकते हैं। अगर हम इरिगेशन के मेथड्स की बात करें तो सबसे पहले आता है सरफेस, सब सरफेस और स्प्रिंकलर मेथड। सरफेस मेथड क्या है कि हम ऐसे स्रोतों से, ऐसे तरीक़ों से हम सिंचाई कर रहे होंगे जो सतह के ऊपर पानी डालने से हमारे खेतों तक, हमारे पौधों तक पहुंच जाता है। सब सरफेस में क्या है, ज़मीन के नीचे यानी कि पेड़ के जड़ों तक किसी माध्यम से हम सीधे पानी पहुंचा दें तो वो सब सरफेस की श्रेणी में आएगा। तीसरा हमने देखा है स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर यानी कि फव्वारा। आगे हम एक चित्र के माध्यम से आपको समझा पाएंगे कि स्प्रिंकलर किस तरह काम करता है। तो स्प्रिंकलर क्या करता है, ये पानी को हवा में उछालता है, वो अगल बगल के पेड़ पौधों पर गिरता है, उसकी जड़ों पर भी जाता है। तो स्प्रिंकलर मेथड का भी इस्तेमाल हम करते हैं। अगर हम सरफेस इरिगेशन को अगर पुनः विभाजित करके देखें तो फ्लडिंग है। फ्लडिंग का मतलब क्या है कि हमारा जो खेत है, जो क्षेत्र है जिसमें हमने फसल उगाई है या उगाने वाले हैं, उसमें पानी की मात्रा इतनी अधिक कर दे कि वो पूरा खेत के किनारे जो मेड़ बनी है उसके बीच में पूरा पानी भर जाए, उसको हम फ्लडिंग कहते हैं। फरो इरिगेशन का मतलब क्या है, हम दो मेड़ के बीच में पानी डाल दें और मेड़ के ऊपर हम अपनी फसल उगाएं, उसको हम फरो इरिगेशन कहते हैं। इस उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार आलू की खेती की जाती है वो एक फरो इरिगेशन का उदाहरण है। कॉन्टूर फार्मिंग का मतलब क्या है, हमने आपको सिविल इंजीनियर जब हम सर्वेइंग पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर आपसे चर्चा करा था कॉन्टूर्स के बारे में। यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से कॉन्टूर को आप पुनः समझ सकते हैं। अगर ये मेरा क्षेत्र है, खेत है, तो कॉन्टूर लाइन कुछ इस तरीके से होती हैं। कॉन्टूर लाइन क्या होती हैं, समोच्च रेखाएं होती हैं जिनमें हर बिंदु की ऊंचाई समान होती है। तो अगर मान लेते हैं कि ये 100 है, ये 99 है, ये 97 है, 96, 90, अगर ये कॉन्टूर लाइन का वैल्यू है, इसका मतलब कि ये क्या है, हमारे रेफरेंस से 100 मीटर ऊपर है, यानी कि इस लाइन पे सभी बिंदु क्या है, 100 मीटर ऊपर हैं। तो हम क्या करते हैं, जो कॉन्टूर फार्मिंग होती है वो यहाँ से पानी अगर हम इस खेत में अप्लाई करें तो देखिए ढलान इधर की तरफ है, तो आसानी से ये खेत पूरा भरते हुए पानी से सिंचाई होते हुए वो नीचे की तरफ बढ़ जाएगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि कॉन्टूर फार्मिंग कैसे हो पाती है इस चित्र के माध्यम से। उसी में फ्लडिंग को जब हम आगे देखेंगे तो वाइल्ड फ्लडिंग का मतलब क्या है कि खेत के जो किनारे जो हमारी मेड़ हैं, लेवीज़ हैं, सिर्फ वही कंट्रोल करेंगे, उसके बीच में कोई कंट्रोल हमारा नहीं होगा कि किस क्षेत्र में पानी ज़्यादा मुहैया कराना है, किस में कम। लेकिन वही जब कंट्रोल फ्लडिंग की बात करते हैं तो हमारे पास फ्री फ्लडिंग, कॉन्टूर, बॉर्डर चेक और बेसिन जिगजैग मेथड, ये 5-6 मेथड्स आते हैं जिनके बारे में हम आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अब फ्लडिंग के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अगर हम फ्री फ्लडिंग की बात करते हैं तो इस चित्र के माध्यम से आप देख पाएंगे, यहाँ पर आप देखिए, अगर हमारा खेत था तो हमने ये एक बड़ी नाली बना रखी है जिसमें से फिर ये हमने छोटी नालियाँ निकाल रखी है। अब इसमें हमारे सोर्स से यानी कि पंपिंग स्टेशन से या फिर हमारा जो कैनाल है उससे पानी आएगा और फिर इस छोटी नाली में चला जाएगा। यहाँ से यह जो ओपनिंग्स है हर जगह से पानी इसमें निकलेगा हमारे खेत में और पूरी सिंचाई हो जाएगी। इसको हम फ्री फ्लडिंग कहते हैं।
वहीं जब बॉर्डर फ्लडिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ कंट्रोल होता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो शेडेड है इसको हम लेवीज़ बोलते हैं। लेवीज़ यानी कि मेड़। तो यह मेड़ कंट्रोल करती है पानी कितनी एरिया में फैलेगा। जैसे इस ओपनिंग से अगर पानी आएगा तो ये 10 से 20 मीटर चौड़े जो क्षेत्र हमने लेवीज़ के माध्यम से डिसाइड किया है उसी में फैलेगा। अगर उसके बाद अगर हम चेक फ्लडिंग की बात करते हैं, आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इस चित्र में जो कलर्ड फिगर है, यहाँ पे आप ये लंबी लंबी लेवीज़ देख सकते हैं और यहाँ से ओपनिंग है, इन सभी जगहों से ओपनिंग है जिससे कि पानी इस क्षेत्र में फैल रहा है। अगर हम चेक फ्लडिंग की बात करते हैं तो इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल चेक्स भी बनाते हैं। इस तरीके से अगर फ्री फ्लडिंग में बॉर्डर फ्लडिंग में अगर हम इस तरीके से चेक बना दें तो यह भी ये थोड़ा कंट्रोल हमारा बढ़ जाएगा कि किस क्षेत्र में पानी हमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत है, किस में कम डालने की ज़रूरत है। तो इस मेथड से हमें पता चल जाएगा। बेसिन फ्लडिंग की अगर मैं बात करूं तो ये अधिकतर बागों में होता है। जैसे हम लखनऊ में हैं, यहाँ बगल में मलिहाबाद है जहाँ के दशहरी काफ़ी फेमस है। तो जब आप उन बागों में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि उन पेड़ों की सिंचाई करने के लिए पूरे क्षेत्र में पानी नहीं डाला जाता। क्या होता है, इस विधि से सिर्फ जैसे अगर यहाँ पे पेड़ लगा है, इन जगहों पे पेड़ लगा रखा है हमने, तो हम इसके किनारे किनारे मेड़ बना देते हैं। फिर जो मेन डिच है, मुख्य नाली है, उससे पानी डालते हैं और पेड़ के जो तना है उसके इर्द गिर्द ही हम पानी मुहैया कराते हैं। तो ये हमारा बेसिन फ्लडिंग की श्रेणी में आता है। अगर स्प्रिंकलर फ्लडिंग की बात हम करेंगे तो आपको फव्वारा यहाँ पे दिख रहा होगा इस कलर्ड फिगर में, इस वाले चित्र में आप ये सीरीज देख रहे होंगे फव्वारों की लगी हुई है। तो ये पानी को स्प्रिंकल करता है पूरे एरिया में और इससे सिंचाई होती है। स्प्रिंकलर इरिगेशन कहाँ के लिए बेहतर माना जाता है अगर मैं आपसे बात करूं तो जहाँ पर भी मिट्टी उस प्रकार ऐसी हो जिसमें कि पानी बहुत ज़्यादा देर तक टिक ना पाता हो, ठीक है। जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल हो गई जो आपके मध्य भारत में मिलती है, ये आपको मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हुए दिखेगा। उसके अलावा अगर ढलान है, स्लोपिंग ग्राउंड है, उसका कॉन्टूर का जो इंटरवल है वो काफ़ी कम है और वैल्यूज़ में डिफरेंस ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम फाउंटेन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, स्प्रिंकलर मेथड का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा फ्लडिंग अगर करेंगे तो फ्लडिंग तो एक तरफ से भरते हुए पानी ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन स्प्रिंकलर में क्या होता है कि रेन की तरह, बारिश की तरह पानी ऊपर से नीचे गिरता है। इसमें पानी का कंजप्शन कम होता है, लेकिन यह है कि जड़ों तक पानी पहुंचने में टाइम लगता है, इसलिए इसमें वेपराइजेशन लॉसेस भी होते हैं, यानी कि वाष्पन के माध्यम से जो पानी का लॉस होता है वो भी इसमें ज़्यादा मिलता है। छठा और आखिरी मैं बात करूँगा ड्रिप इरिगेशन की। इस चित्र में आप देख रहे होंगे ड्रिप इरिगेशन में एक पाइप पेड़ों के नीचे जो पौधे हम लगाते हैं उसके करीब से गुजरती है, जिसमें छोटे छोटे नोज़ल्स होते हैं। जहाँ पर भी पौधे मौजूद होते हैं वहाँ पर छोटे छोटे नोज़ल्स होते हैं। इन नोजल से पानी क्या करता है, बूंद बूंद रिसता रहता है लगातार, और इस तरीके से हम सिंचाई कर पाते हैं। ड्रिप इरिगेशन का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर हमें पौधों तक कोई फर्टिलाइज़र्स यानी खाद वगैरह मुहैया करानी है तो हम इन ड्रिप में जो ड्रिप वाली जो पाइप है, हमारी पाइपलाइन है, उसमें ही वो फर्टिलाइज़र मिक्स करके डाल देते हैं तो वो आसानी से उन पौधों तक पहुंच जाता है। पानी का जो लॉस है यहाँ पे बहुत कम है क्योंकि सीधे हम पौधों के जड़ों तक पानी को पहुँचा रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ ड्यूटी और डेल्टा के बारे में चर्चा करते हैं। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो आपको इरिगेशन यानी कि सिंचाई में देखने के लिए, सुनने के लिए मिलेंगे। पहला अगर मैं बात करूँ ड्यूटी की, तो ड्यूटी अगर मैं सरल भाषा में आपसे कहूँ तो आप अगर 1 क्यूबिक मीटर पानी को पूरे बेस पीरियड तक किसी फसल के लिए मुहैया कराएं तो जितनी क्षेत्र को की सिंचाई करने की क्षमता उस 1 क्यूबिक मीटर पानी की होगी वही उसकी ड्यूटी कहलाएगी। बेस पीरियड क्या होता है? बेस पीरियड होता है फर्स्ट वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग तक का जो समय काल होता है वही बेस पीरियड कहलाता है। यानी आप कोई फसल उगाने के लिए जब पहली बार उसको पानी दे रहे होंगे और आखिरी बार मतलब उसके हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई से पहले जो आखिरी बार पानी दे रहे होंगे उसको बेस पीरियड यानी बेस काल कहते हैं। तो उस पूरे बेस काल में 1 क्यूबिक मीटर पानी को आप पूरे बेस काल तक उस फसल के लिए अप्लाई करते रहें तो उससे जो सिंचाई का क्षेत्र की क्षमता होगी वही उसकी ड्यूटी कहलाएगी।
अब यहाँ से एक इन्फ्रेंस आप ले सकते हैं, एक आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि जिस भी फसल के लिए पानी की मात्रा ज़्यादा आवश्यक होगी, वो उस फसल की जो सिंचाई क्षेत्र है वो कम हो जाएगा ड्यूटी के हिसाब से। वहीं अगर डेल्टा की मैं बात करूं तो पूरे बेस पीरियड तक आप टोटल कितना सेंटीमीटर पानी उस फसल को दिए हैं वही उसका डेल्टा कहलाता है। इसको उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे फसल आपने उगाई तो पहली वाटरिंग में आपने मान लीजिए 5 सेंटीमीटर पानी खेत में लगाया, फिर दूसरी वाटरिंग में आपने 2 सेंटीमीटर, और तीसरी वाटरिंग में 3 सेंटीमीटर, फिर चौथी वाटरिंग में आपने मान लीजिए 2 सेंटीमीटर पानी लगाया। तो इस पूरे समय के दौरान अगर आपने ये इतना सेंटीमीटर पानी अप्लाई किया है तो जो इसका टोटल समेशन है वही आपका डेल्टा कहलाएगा। डेल्टा क्या हो जाएगा, आप देखिए 5, 10, 12, इसका यानी 12 सेंटीमीटर क्या हो गया, डेल्टा हो गया इस फसल के लिए। अब आप देखिए, जैसे जब पहली बार आप पानी दे रहे होंगे तो 5 सेंटीमीटर पानी दिया, वो कुछ दिन तक खेतों में टिकेगा, फिर वो सूख जाएगा, नमी खत्म हो जाएगी, फिर 2 सेंटीमीटर दिया तो फिर यहीं पे रखा जाएगा। तो इस तरीके से आप ड्यूटी और डेल्टा में अंतर समझ सकते हैं। एक रिलेशनशिप है, एक रिश्ता है ड्यूटी और डेल्टा का, वो हम यहाँ समझ सकते हैं। देखिए, अगर डेल्टा को, ये ग्रीक लेटर है डेल्टा, डेल्टा को अगर हमने मीटर्स में दिखाया, यही जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कितना पानी पूरे बेस काल तक हम किसी फसल को देते हैं, वही डेल्टा कहलाता है। यहाँ पे हमने मीटर्स में लिया है। डी को हमने रिप्रेजेंट किया ड्यूटी हेक्टेयर पर क्यूमेक, यानी कि 1 मीटर क्यूब पानी के द्वारा कितना हेक्टेयर की सिंचाई होती है, वही ड्यूटी हो गई हमारी। बेस क्या है, बेस पीरियड, अभी आप इस लाइन डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए, इसको समझने से पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये समय काल है, समय की रेखा है जो स्टार्ट होती है प्लेओ से। प्लेओ क्या है, कोई फसल उगाने से पहले खेत में आपको क्या करना होता है, उसकी जुताई करनी पड़ती है। तो उससे पहले भी आपको खेत में पानी डालना पड़ता है। तो फसल उगाने से पहले जो आप खेत में पानी डालते हैं उसको प्लेओ बोलते हैं। फिर थोड़े दिन तक उसको नॉर्मल होने देते हैं, फिर फसल की जुताई करते हैं और फिर सोविंग करते हैं, यानी कि बीज बोते हैं। इस जगह जाके आपने बीज बोया, फिर बीज अंकुरित होता है, बड़ा होता है, तो आप पहली बार पानी देते हैं फसल को, और फिर आखिरी बार पानी देते हैं और लास्ट में उसकी कटाई कर लेते हैं। तो अब देखिए, यहाँ से फर्स्ट वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग तक जो समय होता है, इसी को बेस पीरियड कहते हैं। और सीड बोने यानी कि बीज बोने से लेकर के कटाई तक इसको क्रॉप पीरियड बोलते हैं। तो ये आप समझ गए। इसके बाद अगर मैं इसके रिलेशनशिप की बात करूँ ड्यूटी और डेल्टा की, तो एक एम्पिरिकल फार्मूला है, डेल्टा बराबर होता है 8.64 B/D। बी क्या है, बेस पीरियड है, डी क्या है, आपका ड्यूटी है। इस पे हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेंगे फटाफट। देखिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई एक फसल है जिसका ड्यूटी है 730 हेक्टेयर पर क्यूमेक, और जो बेस पीरियड है, बेस काल है, वो 110 दिन है। आपसे डेल्टा पूछा गया है। आपको कुछ नहीं करना है, इस फार्मूले में आप जब रखेंगे डेल्टा बराबर 8.64 B/D, जब आप यहाँ पे रखेंगे तो B का वैल्यू यहाँ पे है 110, तो आपने 110 रखा, और D जो ड्यूटी है वो 730 हेक्टेयर पर क्यूमेक है, ये वैल्यू रखा। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.301 मीटर्स आपका आएगा डेल्टा का वैल्यू। इसी को जब आप सेंटीमीटर्स में बदल लेते हैं तो ये 130.10 सेंटीमीटर्स आ जाता है। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि इस रेशियो को इस्तेमाल करके आप कैसे ड्यूटी और डेल्टा के रिलेशनशिप को इस्तेमाल करके डेल्टा को निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हाइड्रोग्राफ की बात करते हैं। हाइड्रोग्राफ क्या है, यह एक प्लॉट है डिस्चार्ज और टाइम के सापेक्ष। डिस्चार्ज क्या है, पहले ये समझ लेने की ज़रूरत है। देखिए, बारिश होती है तो उससे जो पानी आता है कुछ अवशोषित हो जाता है, ज़मीन के नीचे चला जाता है, कुछ पेड़ पौधों के पत्तियों पर रुक जाता है, कुछ गड्ढों में भर जाता है। लेकिन कुछ पानी जो रन ऑफ होता है, जो वहाँ से बहता है, वो आप कह सकते हैं कि उसी को हम डिस्चार्ज कह सकते हैं, जो क्यूमेक पर सेकंड में होगा या क्यूबिक मीटर पर प्रति सेकंड में हम उसको ले सकते हैं। तो जो समय के अंतराल के साथ जो डिस्चार्ज का बढ़ना या कम होना है, अगर हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो वही हाइड्रोग्राफ कहलाता है। बात कर लेते हैं डैम यानी बांध की। बांध एक बहुत व्यापक शब्द है, लेकिन बहुत सरल भाषा में अगर मैं आपसे कहूँ तो किसी भी जल के स्रोत के कह लीजिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनाया जाता है,
इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पानी को रोकना, जिससे कि इसके पीछे एक रिजर्वायर, एक जलाशय बन सके, जिस पानी का इस्तेमाल, उस जलाशय के पानी का इस्तेमाल बहुत उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। मसलन आप बिजली उससे उत्पादन कर सकते हैं, उससे जो है आप सिंचाई कर सकते हैं, उससे और भी रिक्रिएशन कर सकते हैं। रिक्रिएशन मतलब कि वहाँ पे उसको पर्यटक स्थल बना सकते हैं, पशु पक्षी वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे हैबिटेट होता है, उनका रहन सहन होता है। ये सब सारे कई फ़ायदे हैं हमारे डैम के। एक चित्र यहाँ पर है, आपको ये दिख रहा होगा, इस हिस्से को हम डैम बोलते हैं। इसके पीछे जो पानी है इसको हम लेक या रिजर्वायर बोलते हैं। इसी पानी को हम इस्तेमाल करते हुए बिजली का भी उत्पादन करते हैं, सिंचाई के लिए भी इसको सप्लाई देते हैं, पीने के लिए भी आपूर्ति इसकी करते हैं। इसमें देखिए स्टोरेज, जो एक्टिव स्टोरेज क्या है वो डेड स्टोरेज के ऊपर है, यानी कि जहाँ पर इसका जहाँ से हमारा इसका आउटलेट है। आउटलेट किस चीज़ के लिए, हमारे टनल्स के लिए, जो ले जाता है हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, जहाँ पे बिजली का उत्पादन होता है। तो उस टनल के माध्यम से ही पानी जाता है। जहाँ पे उसका आउटलेट है उसके नीचे का स्टोरेज जो होता है उसको हम डेड स्टोरेज बोलते हैं, क्योंकि उस पानी का इस्तेमाल हम कभी भी नहीं कर पाते हैं। तो यह एक आपके पास चित्र है डैम का। इसके बारे में विस्तृत रूप से आगे हम पढ़ते रहेंगे। डैम के अगर क्लासिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले मिलेगा स्टोरेज डैम। स्टोरेज डैम का उद्देश्य क्या है कि जब भी पानी की अधिकता हो हमारे आसपास, हमारे पर्यावरण में, हमारे पृथ्वी पर, तो हम उस पानी को स्टोर कर लें। मसलन बारिश में पानी की अधिकता होती है हमारे पास, तो हम उस पानी को स्टोर कर लें, और जब पानी की स्कैर्सिटी हो, कमी हो हमारे इर्द गिर्द, तो हम उस पानी को इस्तेमाल कर लें सिंचाई के लिए, पीने के लिए, या अन्य किसी इस्तेमाल के लिए। आप इस चित्र में देख पा रहे हैं ये पूरा बड़ा सा डैम है, ये आश डैम है। इसके पीछे ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये पूरा रिजर्वायर में इकट्ठा हुआ पानी ही सब दिख रहा है। ये कोई नदी आ रही होगी इन पहाड़ों से, जिसकी वजह से ये रिजर्वायर बना है। ये काफ़ी बड़ा होगा। तो इस तरीके से पानी स्टोर किया जाता है जब पानी की अधिकता होती है। जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम यहाँ से या तो फिर इन गेट से हम पानी नीचे डाउन स्ट्रीम की तरफ ले लेते हैं, या फिर लगातार जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में जो टरबाइन चल रही है उससे भी पानी जो निकलता है उसको भी हम लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं। डाइवर्जन डैम का काम क्या है, अगर हमें पानी की जो पानी आ रहा है हमारे पास नदियों से, उसकी धारा को बदलना है, किसी दूसरी तरफ मोड़ना है, किसी नहर में मोड़ना है, तो उस समय हम डाइवर्जन डैम बनाते हैं। देखिए ये डाइवर्जन डैम है, ये नदी की मुख्य धारा रही होगी, ये आगे निकल जाती, लेकिन हमें क्या था, एक कैनाल है जो यहाँ से इधर की तरफ निकली हुई है, तो हमने क्या किया, ये डैम बनाया, पानी के फ्लो को रोक दिया। फिर बाद में इन गेट से, इसमें देख रहे होंगे आप स्लुइस गेट लगे हुए हैं, इन गेट से पानी को कंट्रोल करते हैं कि इस नहर में कितना पानी हमें चाहिए। तो ये इस तरीके के जो अरेंजमेंट्स होते हैं इसको हम डाइवर्जन डैम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिटेंशन डैम की बात करते हैं। डिटेंशन डैम्स में पानी को रोका जाता है जिससे कि बाढ़ की स्थिति में हमारे शहर तबाह न हो जाएं, हमारे रिहायशी इलाके तबाह न हो जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है तो बहुत जान माल का नुकसान होता है। तो इसको पहले से एंटीसिपेट करके, यानी कि पहले से गैस करके हम वहाँ पे ऐसा बांध बना लेते हैं जो पानी को वर्षा ऋतु में बहुत ज़्यादा स्टोर कर सके। देखिए इसमें स्टोरेज और डिटेंशन दोनों में अंतर है। स्टोरेज को मुख्यतः हम इस्तेमाल के उद्देश्य से ही स्टोर करते हैं। डिटेंशन में क्या है, हमें इस्तेमाल करने का मुख्य उद्देश्य नहीं है, हमें बस ये है कि जो नदी में पानी की मात्रा जो डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रही है, रिहायशी इलाकों की तरफ जा रही है, उसको थोड़ी देर तक के लिए रोक के रखें, फिर उसको कंट्रोल मात्रा में लगातार छोड़ते रहें। तो इससे क्या होगा कि जो जान माल का नुकसान है वो बहुत कम होगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये डैम बना हुआ है, ये पूरा बड़ा सा आपको रिजर्वायर दिख रहा है। ये हो सकता है कि अगर डिटेंशन डैम बना हो तो ये पानी रुका रहेगा, और यहाँ ये जो डाउन स्ट्रीम है इसमें ये कंट्रोल मात्रा में पानी छोड़ते रहेंगे, ताकि इधर जो भी हमारे रिहायशी इलाके हैं इधर, उसमें इस पानी की वजह से बाढ़ की स्थिति न उत्पन्न हो, वहाँ पे जान माल का नुकसान न हो। अब कुछ डैम्स हैं, जैसे मटेरियल के आधार पे स्टील डैम, ये स्टील की चादर है जिसको स्ट्रट के माध्यम से रोक करके रखा गया है। तो इस तरीके से आप अगर स्टील का बना हुआ डैम है तो उसको स्टील डैम कह सकते हैं। टिम्बर डैम यानी कि लकड़ी से बना होगा, ये मुख्यतः लकड़ी होगी, और ये स्ट्रट्स भी लकड़ी के ही होंगे, इसमें लेजिंग की हुई है।
अर्दन डैम, इस डैम को बनाने के लिए पूरा मिट्टी को ही कॉम्पैक्ट किया जाता है। आपको दिख रहा है ये पूरी मिट्टी है, इसके बीच में एक इम्परवियस कोर है। इम्परवियस कोर का मतलब क्या है, ये अगर अप स्ट्रीम है तो इधर से पानी रिस करके इधर नहीं आएगा, ये डाउन स्ट्रीम है। तो अगर मटेरियल हमने अर्थ यानी मिट्टी इस्तेमाल किया है तो अर्दन डैम कहलाएगा। रॉक फिल डैम में क्या होगा, देखिए यहाँ पर तो पहले रॉक मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है, फिर रॉक्स को यहाँ पे फिल कर दिया गया है, और यहाँ पे इम्परवियस आरसीसी का इम्परवियस लेयर हो सकता है। तो अगर ये अपस्ट्रीम और यहाँ पे डाउन स्ट्रीम है, इसको अगर पानी को रोकने के लिए हमने रॉक्स का इस्तेमाल किया है तो रॉक फिल डैम होगा। अब कंबाइन डैम, कंबाइन अर्थ और रॉक फिल में क्या होगा, कहीं पे मिट्टी यहाँ पे इस्तेमाल की गई है और यहाँ पे रॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। मिट्टी को हमेशा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर कॉम्पैक्शन किया जाना बहुत आवश्यक है। आखिरी में मैं रिजर्वायर की बात करूँगा। रिजर्वायर क्या होता है डैम के अपस्ट्रीम साइड में, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दो चीज़ें होती है, अभी मैंने कई जगह पे लिखा तो आपको आइडिया लग गया होगा। डैम के अपस्ट्रीम साइड में जो पानी इकट्ठा होता है जिससे एक कृत्रिम झील बनती है, उसी को हम रिजर्वायर बोलते हैं। देखिए एक बार अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम मैं फिर से बता दूं, देखिए इधर से कहीं से नदी का पानी आ रहा होगा, यहाँ पे हमने ये बांध बनाया है, पानी को रोक लिया, तो ये पूरा रिजर्वायर है, इसको हम अपस्ट्रीम कहेंगे। डैम के दूसरी तरफ जो गेट से पानी निकल के जाता है उसको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। तो डैम के जो अपस्ट्रीम के साइड पर जो कृत्रिम झील बनती है उसी को हम रिजर्वायर कहते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि आज के पूरे प्रशिक्षण में हमने क्या क्या पढ़ा, तो मैं आपको कह पाऊंगा कि सबसे पहले हमने बात की कि हमारे पास सिंचाई की विशेषता क्या है, उसकी महत्ता क्या है। फिर हमने अलग अलग तरीक़ों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ड्रिप इरिगेशन और हमने स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास किया कि इनका किन जगहों पे इस्तेमाल ज़्यादा होता है, उनकी महत्ता क्या है। उसके बाद हमने देखा डैम्स के बारे में चर्चा किया। डैम पे हमने यह समझने का प्रयास किया कि डैम के अपस्ट्रीम साइड में जो जलाशय बनता है, कृत्रिम झील बनती है, उसको हम रिजर्वायर कहते हैं। और डाउन स्ट्रीम की तरफ जो फ्लड को हम कंट्रोल करते हैं वो हमारे डैम के माध्यम से ही सुनिश्चित हो पाता है। फिर हमने ड्यूटी डेल्टा पे चर्चा किया। अगर मैं आपसे कहूँ कि ड्यूटी क्या होती है, तो 1 क्यूबिक मीटर पानी द्वारा पूरे बेस काल में किसी फसल जो फसल का क्षेत्र की सिंचाई करने की क्षमता होती है वही ड्यूटी कहलाती है। अगर डेल्टा की मैं बात करूं जो हमने पढ़ा, तो डेल्टा को हम कह सकते हैं कि पूरे बेस काल में जितना सेंटीमीटर पानी हम अपने फसल को मुहैया कराते हैं वो डेल्टा कहलाता है। इसका एक रिलेशनशिप भी हमने देखा, क्या था वो, डेल्टा बराबर 8.64 B/D। तो ये हमने एक रिलेशनशिप भी देखा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने समझा भी। दूसरे भाग में जब हम आएंगे तो हम कैनाल्स वगैरह के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इस पूरे पार्ट को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैंने निमी द्वारा बनाई गई बुक्स का इस्तेमाल किया है। कुछ रेफरेंसेस के लिए KR अरोड़ा जी की लिखी हुई किताब इरिगेशन इंजीनियरिंग का भी हमने इस्तेमाल किया है। मैं समझता हूँ कि आज का यह पाठ आप सभी के लिए लाभप्रद साबित होगा। धन्यवाद।